हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो चलिए आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा चैप्टर नंबर 12 और इसका नाम है बाढ़ और बेटा विशेषण। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पाठ का उद्देश्य। तो देखिए पाठ का उद्देश्य में क्या है। प्राकृतिक आपदाएं अत्यधिक विनाशकारी होती हैं, ये तो हमें पता ही है, जैसे कि भूकंप हो गया, बाढ़ हो गया, है ना। फिर बाढ़ एक विनाशकारी प्राकृतिक आपदा है। इसकी वजह से जान व माल की गंभीर हानि होती है। इस पाठ में प्रमुख पात्र विशेषण जैसे कुछ लोग इस प्रकार की आपदाओं को देखते देखते बड़े होते हैं। वे आपदाग्रस्त होने पर भी राहत के बजाय अपनी हिम्मत शक्ति पर विश्वास रखते हैं। तो देखिए इस चैप्टर में हम कुछ ऐसी ही घटना के बारे में पढ़ने वाले हैं और कुछ ऐसे लोग हैं जो इन आपदाओं से प्रभावित हैं। ठीक है, जो इन आपदाओं में रहकर भी अपनी हिम्मत हारते नहीं है और मुश्किलों का डटकर सामना करते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर। बाढ़ आ रही है, सुखिया ने कहा। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पे, सुखिया नाम का एक इंसान है, ठीक है, एक पर्सन है, वो क्या कह रहा है, बाढ़ आ रही है। विशेषण ने जरा सिर उठाकर उसकी ओर देखा और फिर अपने जाल की मरम्मत करने लगा। तो देखिए दो लोग हैं यहाँ पे, एक सुखिया है और दूसरा विशेषर है। तो जो विशेषर है वो क्या कहता है, अपने सिर उठाकर कहता है कि उसकी ओर देखा और फिर वो कहता है कि फिर अपनी जाल की मरम्मत करने लगा। ठीक है, उसकी तरफ देख के फिर अपनी जाल की मरम्मत करने लगा। बाढ़ आ रही है, क्या विशेषण यह नहीं जानता। तो क्या कहता है कि बाढ़ आ रही है, क्या विशेषण यह नहीं जानता। आज 4 दिनों से जो उसम उसम रही उत्तर की ओर हिमालय की तराई में जो लगातार बिजली चमकती रही। देखिए तराई का मतलब क्या होता है, पहाड़ के नीचे वाला जो एरिया होता है, जो प्लेन मैदान होता है उसे कहते हैं। तो कहते हैं कि आज 4 दिनों से उसम उसम रही उत्तर की ओर हिमालय की तराई में जो लगातार बिजली चमक रही, बादल गरज रहे, क्या यह सूचना नहीं देते थे कि बाढ़ तो आएगी ही। तो क्या बता रहे हैं कि ये एक जगह का नाम बता रहे हैं कि उत्तर के हिमालय में बिजली चमक रही है, ठीक है, बादल भी गरज रहे हैं और वो ऐसी सूचना भी बताते हैं। तो वो कहते हैं कि क्या उन्होंने सूचना नहीं दी है कि बाढ़ बाढ़ तो आएगी ही। ठीक है, बाढ़ उसके लिए कोई नई चीज नहीं है, बाढ़ उसके लिए कोई नई चीज नहीं है, बचपन से ही वह बाढ़ देखता आया है। ठीक है, तो यहाँ पे हम किसी की बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जो एक बच्चा है या जो भी इंसान है वो क्या कर रहा है, वो बाढ़ को देखते ही हुए आया। ठीक है, देखता आया है और उससे खेलता आया है। मतलब वो जो इंसान है वो उसने कई बार बाढ़ का सामना किया है। फिर चौर में ही उसका गांव। ठीक है, तो कहाँ गांव है उसका, चौर में। फिर 4 महीने तक तो यह टापू ही बना रहता है। ठीक है, विशेषर को अपने बचपन की याद आ रही है और याद आ रहे हैं उसके दादा प्रयाग साहनी। तो उसके देखिए यहाँ पे एक विशेषर है, विशेषर जो है एक आदमी ही है। तो वो क्या कर रहा है, अपने बचपन के दिनों को याद कर रहा है और उसको याद आ रही है अपनी कहानी और उसके दादाजी। ठीक है, दादाजी का नाम क्या है, प्रयाग साहनी। बूढ़े प्रयाग साहनी इसी तरह एक दिन जाल बिछाकर बैठे थे। ठीक है, एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर। देखिए पिक्चर में क्या है, एक यहाँ पे बूढ़ा आदमी है जो अपना जाल बिछाकर बैठा हुआ है, साथ में एक बच्चा भी है। तो क्या कहते हैं कि वो एक दिन अपना जाल बिछाकर बैठे हुए थी कि उन्होंने विशेषर को पुचकार कर बुलाया, आओ बेटे एक नया खेल सिखा दे तुम्हें। तो वो उनको बुलाते हैं, उस बच्चे को कहते हैं कि आओ बेटे तुम्हें मैं एक खेल सिखा दूं। और सचमुच खेल खेल में ही उन्होंने विशेषर को क्या क्या नहीं सिखला दिया। चलिए देखते हैं, जाल की मरम्मत करना सिखा दिया, नया जाल बनाना से भी सिखा दिया। तो देखिए उन्होंने खेल ही खेल में उसको एक नया जाल बनाना भी सिखा दिया। ठीक है, जाल का धागा कैसा होता है, जाल को तैयार कैसे करना चाहिए, जाल को कैसे संभालना चाहिए, कैसे फेंकना चाहिए। सिर के चारों ओर घुमाकर फेंकते ही एक बड़ा सा वृत्त बनाकर पानी में इस तरह गिरे कि उस वृत्त के दायरे की मछलियों को निकल भागने का मौका ही ना मिले। तो वो देखिए कितनी सारी चीजें उस बच्चे को सिखा देते हैं कि किस तरीके से जाल बनाया जाता है, उसका धागा कैसा है, ठीक है, किस तरीके से उसको बनाना है और मछलियों को किस तरीके से अपने जाल में फंसाना है। ठीक है, प्रयाग साहनी ने मछली मारने के सारे गुर विशेषर को बता दिए थे। तो देखिए उन्होंने ये भी बता दिया कि मछलियों को किस तरीके से मारा जाता है। जब बाढ़ अपने ओज पर होती है, विशेषर को नाव में बैठाकर चल पड़ते चौर की ओर। दिन में ही नहीं, अंधेरी रात
को भी। तो क्या बताते हैं कि जब जो बाढ़ है अपने एक छोर पर होती है या फिर एक ऊंची पर होती है। देखिए देखिए, ओज का मतलब क्या है? ओज का मतलब होता है बाढ़ का जोर। तो जब बाढ़ अपने पूरे जोर पर होता है तो बता रहे हैं कि उसके दादाजी जो हैं उसको उस तरफ लेकर चले जाते हैं, ठीक है, मतलब नदी में नाव में बिठाकर उसकी ओर लेके चले जाते हैं, ठीक है। फिर क्या कहते हैं, और दिन में ही नहीं, आधी आधी रात को भी ले जाते हैं, मतलब उसको डटकर सामना करना सिखाते हैं बाढ़ का। फिर डरना मत बेटे, वो उसको कहते हैं कि बेटे डरना मत, बाढ़ में देवी देवता होते हैं, भूत पिशाच नहीं होते, ठीक है। जब नाव बीच चौर में पहुंची, मतलब बीच, जब वहां पे बीच धार में पहुंची तो बूढ़ा पतवार चलाना छोड़ देता है, नाव को स्थिर कर देता है और उसकी मांगी पर जाल लिए खड़ा होकर पानी की ओर एकटक घूरता है। तो वो क्या करता है, जैसे ही वहां पे वो बीच में पहुंच जाता है तो वहां पर फिर वो उसमें एक जगह पे खड़े होकर सारी तरफ पहले देखता है अच्छे से, ठीक है। फिर विशेषर को याद नहीं कि कभी उसके दादा का निशाना चूका हो। तो मतलब उसके दादा जो थे वो बहुत ही ज्यादा एक्सपर्ट थे इस काम में, ठीक है। प्रयाग साहनी ने विशेषर को नाव के विषय में बहुत सी शिक्षाएं दी थी। किस किस लकड़ी से बनी नाव अच्छी होती है से लेकर सब नाव किसी भवन में पड़ जाए, ठीक है, जब नाव किसी भंवर में पड़ जाए तो उसे किस तरह से निकालना चाहिए वहां तक, मतलब उन्होंने नाव किस तरह से बनती है से लेकर बाढ़ को कि अपनी नाव को बचाना कैसे एक भंवर से, वो सारी चीजें उसके दादाजी ने उस बच्चे को बता दी थी, ठीक है। बाढ़ आ रही है तो आए, प्रयाग सानी कहा करते थे, बेटे बाढ़ से मत घबराना, भगवान खुश होते हैं तो पानी देते हैं। तो उसके दादाजी उसको समझाते हैं कि बाढ़ कभी भी आए तो उससे डरना मत, ये तो भगवान का ये तो भगवान खुश होकर हमें पानी देते हैं, बाढ़ नहीं आए तो मछलियां कहाँ से आएंगी, है ना। फिर और पानी 2 बीघा जमीन से ही जो परिवार भर का गुजर चल रहा है। तो क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं, क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि अगर पानी नहीं होगा तो परिवार का गुजर कैसे चलेगा, है ना, क्या उसमें बाढ़ की देन नहीं है। तो मतलब वो कहते हैं कि ये बाढ़ ही तो है जो हमें ये सारी चीजें देती है, ठीक है। तो देखिए किस तरीके से जो दादाजी हैं वो अपने बच्चे को, अपने पोते को क्या बता रहे हैं कि बाढ़ से कभी डरना मत, ताकि भविष्य में आने वाले अगर कभी भी उसे बाढ़ का सामना करे, ठीक है, उसके अगर कभी भी उसे बाढ़ का सामना करना पड़े तो वो उससे डरे नहीं और अपने दादाजी की बातों को याद करके और ज्यादा उसका मुकाबला करे, ठीक है। 2 बीघा जमीन और परिवार भर की गुजर, ठीक है। तो वो क्या बताते हैं कि 2 बीघा जमीन थी और परिवार का गुजर भी करना है ना। विशेषर को कभी अनाज नहीं खरीदना होता, हर साल बाढ़ आती है और कुछ नई उपजाऊ मिट्टी खेतों में डाल जाती है। वह नई मिट्टी न्यूनी सी चिकनी सोने के रंग वाली। तो क्या बताते हैं कि वो जो मिट्टी होती है जब भी बाढ़ आती है उनके खेतों में बिखर जाती है और वो इतनी ज्यादा उपजाऊ होती है और कैसी होती है, सोने की रंग वाली होती है, ठीक है। ज्यों ही उसमें धान रोपिए देखते ही देखते छाती भर बढ़ जाए। तो क्या कहते हैं कि जैसे ही उसमें धान बोया जाता है वो बहुत ही जल्दी पूरा का पूरा भर जाता है। मेड़ ऊंची करो, ठीक है, मेड़ ऊंची करो, कुदाल मजबूती से पकड़ो, समय पर खेती करो, बाढ़ आती है तो आने दो। तो क्या बता रहे हैं, देखिए कितनी सारी चीजें वो उसको बताते हैं कि मेड़ को ऊंची करो, कुदाल को मजबूती से पकड़ो, फिर समय पर खेती करो, ये सारी चीजें वो बताते हैं। और अगर बाढ़ आती है तो आने दो, ठीक है। फिर लगा जैसे प्रयाग साहनी आज भी विशेषर को उपदेश नहीं आदेश दे रहे हो, ठीक है। तो ऐसा लगता है जैसे कि वो उसको उपदेश दे रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा लगा जैसे कि वो उसको उपदेश नहीं आदेश दे रहे हो, ओके। चलिए नेक्स्ट है, और सचमुच बाढ़ आ गई। अब क्या हुआ, एक दिन सच में बाढ़ आ गई, किंतु इस वर्ष की बाढ़ को सिर्फ बाढ़ कहा जा सकता है, ठीक है। क्या कहते हैं, किंतु इस वर्ष की बाढ़ को सिर्फ बाढ़ कहा जा सकता है। यह बाढ़ नहीं आई जैसे जंगल का बाघ आया, उछलता कूदता गुजरता तरसता से लोगों ने अलग से देखा। 3 हाथ ऊंची पानी की दीवार जैसे तोड़ती हुई दीवार आ रही हो। फिर क्या हुआ, गड्ढों को, मेड़ों को, बांधों को डुबोती, पाटती, तोड़ती। तो देखिए क्या बता रहे हैं कि एक टाइम पे बाढ़ आ जाती है और उस समय की जो बाढ़ थी वो वाली बाढ़ वो इतनी भयानक थी कि उसने सारी चीजों को तोड़ दिया और उन सबको पार करके आगे निकल गई, ठीक है। और ऐसा लग रहा था जैसे कि एक बाघ आया हुआ
उछलता कूदता घुर्राता हुआ, ठीक है। फिर क्या कहते हैं कि उसने सारे गड्ढों को भर दिया, सारी मेड़े तोड़ दी और बांधों को भी उसने डुबो दिया। फिर लोग भागे, हलवाहे हल बैल को लेकर भागे, चरवाहे गाय भैंस लेकर भागे। फिर जो जहां था सिर पर पैर रखकर भागा। तो क्या बता रहे हैं कि जो भी जहां पे इंसान था वो अपनी अपनी जो भी चीजें थी, जैसे कि गाय भैंस बकरी, सबको लेकर वो वहां से भाग गए। फिर पानी गांव में घुस आया। अब घरों में घुस रहा था, ठीक है। तो क्या बता रहे हैं कि पानी इतना ज्यादा था कि पहले गांव में आ गया, फिर घरों में घुस गया लोगों के। पहले सारा गांव टापू लगता था और अब हर अब हर घर टापू लग रहा है। तो देखिए क्या कह रहे हैं कि पहले जो गांव था वो एक टापू लगता था, ठीक है, लेकिन अब क्या है, अब एक घर टापू लग रहा है। टापू पता है क्या होता है? टापू होता है एक ऐसी जगह जिसकी चारों तरफ पानी से घिरा हो, ठीक है, छोटी सी जगह जो चारों तरफ पानी से घिरी हो। तो उनका जो हर एक घर था वो टापू लग रहा था। क्यों? क्योंकि हर घर के चारों तरफ पानी ही पानी था, ठीक है। विशेषर दरवाजे की चीजों को सहेज रहा था, ढोरों को संभालता था, चारों को संभालता था, ईंधन को संभालता था, पतवार को संभालता था, जाल को संभालता था, कुदाल को भी संभालता था और एक को संभालता तो दूसरे को संकट में देखता। अब देखिए ये बाढ़ इतनी तेज थी कि वो इतनी सारी चीजों को संभाल रहा था, पर देखिए वो एक को संभालता तो दूसरी चीज संकट में आ जाती, फिर दूसरी संभालता तो तीसरी संकट में आ जाती, ठीक है। कुछ इसी तरीके से चल रहा था। उधर आंगन में सुखिया परेशान है, ठीक है। तो उधर आंगन में कौन है? सुखिया जो थे उनके दादाजी, वो क्या है? परेशान है। अंत में वह चिल्ला उठी, पानी पानी चूल्हे तक चढ़ आया दोनों, ठीक है। देखिए उधर आंगन में सुखिया परेशान है, ठीक है। अब जो सुखिया है वो परेशान हो रही है आंगन में बैठकर। फिर अंत में वह चिल्ला उठी, पानी चूल्हे तक चढ़ाया दौड़ो। क्या कहती है? वो कहती है कि पानी चूल्हे तक भी आ गया है, सब दौड़ो, ठीक है। विशेषर कहाँ कहाँ दौड़े, क्या क्या बचाए, है ना। तो वो कहता है विशेषर जो है वो इतनी सारी चीजें जो बचा रहा था, पर अब वो कहाँ कहाँ दौड़े, क्या क्या बचाए। पानी बढ़ता गया, बाहर की सारी चीजें भीग गई, भीतर की भीतर भीग रही हैं, कपड़े और अन्न तक को नहीं बचा सका वह, ठीक है। अंत में तो ऐसा लगा कि उसकी झोपड़ी भी कहीं बह ना जाए। जो कुछ संभव हुआ वह पहुंचा गांव के नुनफर पर। अब क्या हुआ? उसने जो भी उससे हो चुका था, उससे जो भी हो सका उसने सब किया अपने घर को बचाने के लिए। पर बाढ़ इतनी तेज थी कि उसे लग रहा था जैसे कि उसका घर ही, उसकी झोपड़ी ही डूब जाएगी। देखिए नुनफर का मतलब क्या होता है? नुनफर का मतलब होता है ऊंची तथा ऊसर जमीन। तो वह कहाँ पे पहुंचा? जब बाढ़ आ रही थी, सब चीजों को बचाने के बाद वो कहाँ पहुंचा? नुनफर पर पहुंचा, मतलब एक ऊंची जमीन पर पहुंचा। गांव का नुनफर आज गांव का गोवर्धन बन गया था, ठीक है। देखिए आपको पता है कि गोवर्धन एक पर्वत था, है ना, जो सबसे ऊंचा था वहां पे। तो क्या हुआ, जब ये बाढ़ आई तो वो कहाँ पे पहुंच गया था? उस सबसे ऊंची जगह पर पहुंच गया था। कहाँ पे? नुनफर पर, जैसे जो ऐसा लग रहा था जैसे कि गोवर्धन हो। बाल बच्चे, माल मेरू, अन्न धन, चारा ईंधन लेकर लोगों ने नुनफर की शरण ली है, ठीक है। तो आप सभी लोग अपने जो भी बाल बच्चे थे, अन्न धन था, जितना भी उनसे बचा सके वो सब लोग नुनफर पर पहुंच गए, ठीक है। अरे कलछी तो घर में ही छूट गई। सुखिया की बात सुनकर विशेषर झल्लाया। अब क्या हुआ, वो जो सुखिया थी वो कहती है कि अरे कलछी तो वहीं छूट गई, ठीक है। तो ये बात सुनकर जो वहां पे विशेषर था वो झल्लाया, मतलब वो गुस्से में आ गया कि यहाँ पे तो हाहाकार मची है। क्या कहते हैं? जहां पहले हाहाकार था वहां अब चीत्कार है, आर्तनाद है। तो ठीक है, अब देखिए वहां पे देखिए बाढ़ इतनी तेज थी कि सभी लोग इतना इतना हाहाकार मचा रहे थे, इतना चीत्कार कर रहे थे, ठीक है। क्यों? क्योंकि उनका सब चीजों का नुकसान हो रहा था, ठीक है। कईयों की जान भी जा सकती है ना। लेकिन रोने धोने से क्या होता है? लोग धीरे धीरे शांत हो रहे हैं, ठीक है। अब क्या हुआ, सब लोगों ने सोचा कि रोने धोने से क्या होगा, जो बचाना है उसको बचाइए, ठीक है, क्योंकि बाढ़ को तो कोई रोक नहीं सकता, है ना। फिर प्रयाग साहनी कहते थे, जो बाढ़ जितनी देर से आती है वह उसी तेज से भागती भी है। तो देखिए उनके जो दादाजी हैं वो क्या कहते हैं कि बाढ़ जितनी देर से आएगी वो उतनी जल्दी उतनी तेजी से भागती भी है। क्यों? क्योंकि वो तेज होती है ना। फिर दूसरे ही दिन से पानी घटने लगा था, तो भी गांव से निकलते निकलते 7 दिन लग गए।
देखिए अब बता रहे हैं कि जो बाढ़ है, बाढ़ का पानी इतना ज्यादा था कि देखिए अगले दिन तो वो पानी कम होने लगा था, पर क्या हुआ कि 1 हफ्ते लग गए वहां से निकलते निकलते, इतना ज्यादा पानी भर गया था। उस उफ, इन 7 दिनों में गांव की कैसी दुर्गत हो गई है, ठीक है, क्योंकि बाढ़ इतना तेज थी तो सारा गांव बिल्कुल तहस नहस हो गया था। लगता है गांव में किसी ने बमबारी की हो, ठीक है, ऐसा लगता था जैसे कि किसी ने बमबारी की हो। ज्यों ही पानी घटने लगा, कच्ची मिट्टी की दीवारें जो भीग गई थी धड़ाधड़ गिरने लगी, ठीक है, क्योंकि यही होता है, जो मिट्टी के घर होते हैं वो बाढ़ से भीग जाएंगे और फिर जैसे ही पानी कम होगा वो सब के सब ढह जाएंगे, है ना। चारों ओर ढू ही ढू, मलबा ही मलबा दिखाई देता है, ठीक है, क्योंकि सारी जो घर थे, झोपड़ी, जो जितने भी मिट्टी के बने हुए थे घर, सबके सब ढह गए थे, ठीक है। सो खेत की फसल गई। अब देखिए खेत की फसल गई, घर का अन्न भी सड़ गया, है ना, क्योंकि पानी था उसमें, तो पानी से सड़ गया। अगले दिन कैसे काटेंगे, सारे गांव में मायूसी है, ठीक है, क्यों, क्योंकि सभी लोगों का सारा सामान, अन्न भी, जितना भी गेहूं उन्होंने उगाया, जितनी भी फसल थी, सबकी सब सड़ गई थी, ठीक है। सुखिया उदास है, विशेषर की आंखों में नींद नहीं आ रही है। बाढ़ आती थी, जाती थी, यह क्या बाढ़ आई थी, तो क्या बोल रहे हैं, पर बाढ़ तो आती थी और जाती भी थी, पर ये क्या बाढ़ आई थी, ठीक है, नहीं नहीं, नहीं नहीं, विशेषर इस तरह बैठा बैठा झींकता नहीं रहेगा, ठीक है। तो क्या बताते हैं, वो कहता है कि ये बाढ़ तो नहीं थी, ये तो बाढ़ से कुछ ज्यादा ही था, क्यों, क्योंकि बहुत ज्यादा बाढ़ आई थी, ठीक है। तो विशेषर ऐसा ही, विशेषर सोचता है कि मैं ऐसा ही नहीं बैठा रहूंगा। उसके दादाजी, उसके दादा कहा करते थे, बेटा जो मालिक लेता है वही देता है, ठीक है, बशर्ते कि आदमी जांगर चलावे, ठीक है। तो वो क्या कहते हैं, उसके दादाजी कहते थे ऐसा कि बेटा जो मालिक हमें देता है वही हमसे लेता है, ठीक है, या फिर जो लेता है वही हमें देता है। अब देखिए विशेषण ने कुदाल उठाई, घर में दरवाजे पर जहां जहां कीचड़ जमा गई थी उसे साफ किया, ठीक है। तो विशेषण ने देखिए अपने घर को पहले साफ किया, सारा कीचड़ हटाया, फिर उसी कुदाल से सारी सड़ी गली चीजों को बटोकर एक गड्ढे में डाल दिया। खाद भी बनेगी यह, जहां जहां गंदगी थी उसकी कुदाल वहां वहां पहुंची। 2 दिन में कम मदद नहीं की। तो देखिए विशेषण ने क्या किया, जितनी भी सड़ी गली सब्जियां थी उसने गड्ढा खोदा और गड्ढे के अंदर सारी चीजें डाल दी, क्योंकि हमें पता है जितने भी ये जो हमारे सब्जियां होती हैं, जितने भी हमारे सड़े गले पदार्थ होते हैं, हम इनको अगर जमीन के अंदर, मिट्टी के अंदर दबा देते हैं तो कुछ समय में ये खाद बन जाती हैं, है ना। तो वो कहते हैं कि इससे खाद भी बन जाएगी, है ना। अब चलिए क्या हुआ, फिर विशेषर कुदाल उठाकर अपने खेत पहुंचा, ठीक है, मेड़ों को दुरुस्त किया। अब जो वहां पे मेड़ बनी हुई थी चारों तरफ, उसने क्या किया, उसको फिर से सुधारा, गड्ढों को भरा, वह खेत में फिर धान रोपेगा, ठीक है। तो अब उसमें फिर हिम्मत आई और फिर उसने ठान लिया कि अब फिर से धान रोपेगा। जांगर नहीं चलाएगा तो गुजर कैसी होगी। अब वो कहता है कि अगर मैं फिर से काम नहीं करूंगा, फिर से धान नहीं बोऊंगा, तो फिर गुजर कैसी होगी। दिन भर कुदाल चलाता है, रात में जाल उठाता है और चल पड़ता है, ठीक है। तो देखिए वो कितनी मेहनत करता है, सुबह अपना दिन में पूरा कुदाल चलाएगा, पूरा अपना खेत रोपेगा, उसके बाद रात में जाल उठाकर चल पड़ता है, मतलब मछलियों के लिए, चौर में मछली मारने, ठीक है। अजीब रही इस साल की बाढ़, लगता है सारी मछलियों को भी वह बटोर कर ले गई है। लेकिन विशेषर हार नहीं मानेगा। अब क्या हुआ, क्योंकि बाढ़ इतनी तेज थी तो ऐसा लग रहा था जैसे कि सारी की सारी मछलियों को भी बहाकर ले गई हो, ठीक है। अब विशेषर जब भी मछलियों के लिए जा रहा था तो उसे उतनी मछलियां नहीं मिल रही थी, ठीक है। लेकिन विशेषर ने ये ठान लिया था कि अब वो हार नहीं मानेगा। दिन भर खेत में, रात भर चौर में, विशेषर ने इस दानवी बाढ़ की चुनौती स्वीकार कर ली है। अब देखिए जो विशेषर था वो पूरी तरीके से डट कर खड़ा था कि मैं इस बाढ़ से हार नहीं मानूंगा और मैं फिर से एक नई शुरुआत करूंगा। एक दिन सुखिया ने कहा, रिलीफ आई है, चावल बट रहे हैं, कपड़े बट रहे हैं, मैं क्या जानूं, गांव के कई लोग रिलीफ लेने गए हैं। अब देखिए क्या हुआ, क्योंकि उस गांव में बाढ़ आई हुई थी तो वहां पे कुछ रिलीफ जो देने आते हैं, मतलब कुछ ऐसे एनजीओ होते हैं जो क्या करते हैं, कुछ चीजें वहां पे देने आते हैं, जैसे कि चावल देने आए हैं, कपड़े देने आए हैं, ठीक है। तो वो कहता है कि मैं क्या जानूं, गांव के भी कई लोग रिलीफ लेने गए हैं तो जाते हैं, जाने दो। रिलीफ मानी भीख, ठीक है। तो वो ऐसा कहता है कि रिलीफ का मतलब भीख होता है, कि जैसे भीख दे रहे हो, ठीक है। दादा ने मरते समय कहा था, बेटा भूखो मर जाओ
भीख मत मांगना। ठीक है, तो दादाजी ने उसको सलाह दी थी, ये कहा था कि चाहे तुम भूखे मर जाना पर भीख कभी मत मांगना। ठीक है, लोगों को मांगने दे, तू इस कुदाल और जाल पतवार की खैर मना। तो वो क्या कहते हैं, उसके दादाजी कहते थे कि भाई कि बेटा तुम कुदाल और जाल का इस्तेमाल करो, लेकिन भीख मत मांगना। ठीक है, बोरे के बोरे चावल, गड्ढे के गड्ढे नोट बट रहे हैं, लेकिन विशेषण अचल अडिग अपने काम में जुटा है। तो देखिए क्या कहता है कि देखिए वहां पे चावल भी बट रहे थे, कपड़े भी बट रहे थे। ठीक है, लेकिन जो विशेषण था वो अपनी बात पर अटल था कि मैं भीख नहीं मांगूंगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो उस रिलीफ को एक भीख समझता था। ठीक है, अब पानी कम हो रहा था। ठीक है, अपनी हंसली दे। ठीक है, तो देखिए अब क्या हुआ, अब पानी कम हो रहा था। उसके बाद उसने कहा अपनी हंसली दे, बंद कर रख कर कुछ पैसे ले आऊंगा। ठीक है, और बीज खरीद कर धान रोप दूं। तो देखिए वो क्या कहते हैं, कि वो फिर से अपना जो भी है हंसली लेकर वो क्या करता है, उसको वो बीज लेने के लिए जाता है। ठीक है, और बीज लाकर उसको रोपने की तैयारी करता है। ठीक है, फिर सकुआ कुछ उज्र कर सकती थी, मतलब सकुआ कुछ उज्र कर सकती थी, उसने हंसकर हंसली उतार दी। अब क्या हुआ, वो जो एक हंसली थी, हंसली होती है एक गले में कुछ पहनने वाली चीज होती है। ठीक है, हंसली क्या होती है, गले में पहनने वाला कुछ एक जैसे ज्वेलरी होती है वह वो होती है। ठीक है, तो हंसली हाथ में रखते ही विशेषण की आंखें छलछला आई। ठीक है, फिर यह पहली बार है जब उसे अपनी पत्नी का गहना बंधक रखना पड़ रहा है। तो देखिए अब उसने क्या किया, अपना जो खेत था फिर से उसमें धान रोपने के लिए अपनी पत्नी की जो एक हंसली थी, एक उसका गहना था, उसको उसने गिरवी रख दिया। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसके पास पैसे भी नहीं थे। ठीक है, और काफी सारा नुकसान भी हो गया था। लेकिन वह तुरंत हंसकर बोला, भगवान मालिक है, सक्को रानी फसल आएगी और हंसली के साथ सूद में कर्णफूल भी लाएगी। ठीक है, तो वो क्या कहता है, अपनी पत्नी को समझाता है कि भगवान मालिक है, जो भी हंसली मैं तुमसे ले रहा हूँ, इसके बदले में, इसके साथ में तुम्हें मैं कर्णफूल मतलब कान के जो बुंदे होते हैं, कान के जो फूल होते हैं, मैं तुम्हें वो भी दूंगा, हंसली भी दूंगा और कान के फूल भी दूंगा। यहाँ से 20 मील पर बीज मिलता है। ठीक है, तो अब वो बताता है कि उसके घर से 20 मील की दूरी पर कुछ बीज मिलते हैं। दूसरे दिन थोड़ी रात रहते विशेषर यहाँ से चला और आधी रात को नाव पर बीज लाद कर पहुंचा। ठीक है, तो वो जाता है और बीज लेकर आता है। आज भोर से ही खेत में धान रोप रहा है। उसकी बगल में सुखिया है। ठीक है, तो क्या है, उसके बगल में वो सुखिया भी है जो काम कर रही है। फिर सुखिया यो तो घर आंगन का ही काम में लगी रहती थी, लेकिन बाढ़ के पानी का क्या भरोसा है ना। तो देखिए उसकी जो पत्नी है वो पहले तो घर में ही काम करती थी, पर अब क्योंकि बाढ़ आई थी तो अब क्या हुआ, और खेत सूख गया, तो फिर धान में हरियाई आने में ही पखवाड़ा लग जाएगा। तो अब क्या हुआ, वो दोनों मिलकर वहां पे काम करते हैं। वो कहते हैं कि पहले तो वहां पे काम करना पड़ता था, पर अब बाढ़ का क्या भरोसा है ना, तो आप दोनों को वहां काम करना पड़ेगा। फिर अंत है वह भी जुटी और डटी है। ठीक है, तो देखिए दोनों मिलकर किस तरीके से काम कर रहे हैं। हरे हरे धान के बीज जमीन पाते ही जैसे सिर उठाने लगते हैं। ठीक है, विशेषर खेत रोप रहा है और उसके रोम रोम पुलकित हो रहे हैं। पर देखिए अब क्या हुआ, जो विशेषर है वो जैसे जैसे बीज रोप रहा है वो अपने ही अंदर से और ज्यादा खुश हो रहा है कि उसने फिर से एक नई शुरुआत की है। ठीक है, फिर बाढ़ आती है, बाढ़ जाती है, समय पर यदि खेती हो गई तो सारी क्षतिपूर्ति हो जाती है। ठीक है, तो वो क्या सोचता है, वो यही कहता है कि अगर समय समय पर, देखिए बाढ़ तो हमेशा आती है फिर जाती भी है, पर अगर हमें उसकी भरपाई करनी है तो हमें क्या करना होगा, सही समय पर खेती फिर से शुरू कर देनी चाहिए, है ना, तभी तो क्षतिपूर्ति होगी, जो भी नुकसान हुआ था वो भर जाएगा, है ना। उसकी आंखों में यह दृश्य नाच रहा है। अब ये बीज लहलहा उठेंगे, बढ़ने लगेंगे, फैलने लगेंगे। ठीक है, तो अब वो बहुत ज्यादा खुश था कि एक बार जब मैंने सारे बीज को रोप दिया है, अब फिर से उसके खेतों में फसल लहराएगी। कार्तिक में छाती पर धान आ जाएगा और
माघ आधे ही इन खेतों में सरसों का पीला समुद्र लहराने लगेगा। तो देखिए क्या कह रहा है, वो कहता है कि कैसे ही कार्तिक का मौसम आएगा तो कार्तिक के मौसम में क्या होगा, पूरा जो उसका धान है, पूरा जो उसका खेत है वो धान से भर जाएगा। और जैसे ही माघ का मौसम आएगा उसमें क्या होगा, जैसे ही माघ का महीना है, जैसे ही माघ का महीना आएगा उसमें सारे खेतों में सरसों ऐसा होगेगा जैसे कि मानो पीला समुद्र हो। ठीक है। उसी समय आकाश में एक हवाई जहाज जा रहा था। इधर बाढ़ क्या लाई, हवाई जहाजों की भरमार हुई, क्योंकि देखिए बाढ़ आती है, पूरा नुकसान करती है, तो क्या होता है, जो और एनजीओज हैं, सरकार है, वो क्या करती है, वो रिलीफ पहुंचाती है ना हवाई जहाज के थ्रू, है ना। तो देखिए नेता जा रहे हैं, अफसर आ रहे हैं, इंजीनियर आ रहे हैं, फिर देखिए उन सारे जो जगह है उनकी हमें भरपाई भी करनी है, सारे घरों को ठीक भी करना है। तो कई नेता आते हैं देखने के लिए, कई इंजीनियरों को बुलाया जाता है ताकि वो मरम्मत कर सकें। सभी देखते फिरते हैं। ठीक है। तो क्या कहते हैं, इससे लोगों को त्राण कैसे मिले, ठीक है, मतलब ऐसे मुक्ति कैसे मिले। फिर क्या हुआ, सुखिया का ध्यान ऊपर गया, वह बोली वह हवाई जहाज जा रहा है। तो देखिए उसकी पत्नी है, उसको बताती है कि देखिए वह हवाई जहाज जा रहा है। विशेषर अपनी उंगलियों से बीजों को छिटकाते हुए और रोकते हुए बोला, हवा में मत देख, हमारा काम जमीन देखना है। अब हम जमीन देखें। ठीक है। तो वो कहता है कि हवा में मत देखो, हमारा काम तो जमीन देखना है, तो तुम वहीं देखो। वे अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं। ठीक है। तो वो कहता है कि वो अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं। और सचमुच उसकी नजर ऊपर नहीं गई। ठीक है। वह उसी लगन से, तल्लीनता से अपना खेत रोपता रहा, बस रोपता रहा। तो देखिए कितना कितना सही, कितना अच्छी तरीके से इसमें एक्सप्लेन किया गया है कि अगर कोई आपदा आती है तो हमें हार नहीं मानना चाहिए और फिर से एक नई शुरुआत करनी चाहिए। ठीक है। तो चलिए देखिए, ये चैप्टर हमारा यही खत्म होता है। आशा करती हूँ आप सबको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। देखिए इसमें कुछ शब्दार्थ हैं। तराई, तराई का मतलब होता है पहाड़ के नीचे का मैदान। चौर मतलब तालाब। पाड़ती मतलब अलग करना। कलछी मतलब लंबी डंडी वाला कटोरीनुमा। जांगर मतलब शरीर का बल। अचल मतलब गतिहीन। कर्णफूल मतलब कानों के बुंदे। बाढ़ की ओज मतलब बाढ़ का जोर। उपदेश मतलब शिक्षा देना। नुनफर मतलब ऊंची तथा ऊसर जमीन। आर्तनाद मतलब दुख भरी आवाज। दुरस्त मतलब ठीक हालत में। दोष रहित। अडिग मतलब अटल, क्षतिपूर्ति, घाटा पूरा होना। ठीक है। तो चलिए ये चैप्टर हमारा पूरी तरीके से यही फिनिश होता है। अब हम मिलेंगे एक नेक्स्ट क्लास में नए चैप्टर के साथ में। तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखिए और स्वस्थ रहिए। ठीक है। बाय।